स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 के अध्याय 6 पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें हमने पहले जो 2 वीडियो बनाए हैं उसमें फैराडे के प्रयोगों के बारे में और फैराडे के नियम के बारे में व्याख्या की थी। यदि आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसकी सहायता से उन दोनों वीडियोस को जरूर देख लें। आज हम बात करने वाले हैं लेंज के नियम तथा ऊर्जा संरक्षण पर, और उसके बाद में गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसका मान कितना होता है, इस पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लेंज का नियम देख लेते हैं। तो लेंज का नियम कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक स्थिति में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस घटना का विरोध कर सके जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। आप समझ लें एक बार फिर से इसको, कि जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है उसकी दिशा इस प्रकार होती है कि वो उस घटना का विरोध कर सके जिसके कारण वह उत्पन्न हुई है। ठीक है, आइए अपन इसको अब एक बार फिर समझ लेते हैं। कल्पना कीजिए कि हमारे पास में एक कुंडली है और इस कुंडली को के पास में हम एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव लेकर आ रहे हैं। तो चुंबक का उत्तरी ध्रुव जब इस कुंडली के पास लाएंगे तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने से इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो कि बंद कुंडली है। तो लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि वो उस घटना का विरोध कर सके जो उसे उत्पन्न कर रही है। कौन सी घटना? चुंबक का उत्तरी ध्रुव पास में आ रहा है, इस कारण से उत्पन्न हो रही है। तो इस कुंडली में उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास में आने का विरोध करेगी। सीधी सी बात है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव यदि पास में आ रहा है तो इसमें धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव का विरोध कर सके। क्लियर? अब आप देखिए, हम 2 बातें जानते हैं। हमने आवेश के कारण से या धारा के कारण से जब चुंबकत्व के बारे में बात की थी तो ये बताया था कि जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह कुंडली एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है और उसमें ध्रुवता उत्पन्न हो जाती है। उसका एक सिरा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव बन जाता है। तो उत्तरी ध्रुव कब बनता है? जब धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, और दक्षिण ध्रुव कब बनता है? जब धारा की दिशा क्लॉकवाइज होती है। ठीक, अर्थात यहां देखिएगा कि ये धारा की दिशा आपको क्लॉकवाइज नजर आ रही है, इसका मतलब ये दक्षिण ध्रुव और ये उत्तर ध्रुव बनेगा। और यदि धारा की दिशा इस प्रकार से है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये उत्तर ध्रुव बनेगा, तो दूसरा वाला सिरा दक्षिण ध्रुव बनेगा। अब यहां पर प्रेरित धारा इस प्रकार से उत्पन्न होगी कि इस कुंडली का ये वाला सिरा उत्तर और पीछे वाला जो है यहाँ ये देखिएगा इस प्रकार से है, तो ये उत्तर और ये बैक साइड जो है इसकी ये क्या बन जाए? दक्षिण बन जाए, ताकि उत्तर उत्तर को प्रतिकर्षित कर सके। विरोध तो तभी होगा ना जब प्रतिकर्षण होगा। तो धारा की दिशा किस प्रकार से होगी? धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि यह जब उत्तर हम पास में लाएंगे तो सामने से देखने पर, चुंबक की ओर से देखने पर धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगी। क्लियर? तो इस प्रकार से ये इसका विरोध कर सके। ये लेंज के नियम से हमने धारा की दिशा को ज्ञात कर लिया। अब यदि इसका उल्टा होता तो क्या होता? अब कल्पना कीजिए कि यही हमारी कुंडली है और हम दक्षिण ध्रुव को पास में लाते हैं, या फिर एक काम करें, हम उत्तर ध्रुव को दूर ले जाते हैं, तो क्या होगा? और जब उत्तर ध्रुव दूर जाएगा तो फिर दूर जाने का विरोध होना है। अब दूर जाने का विरोध कैसे होगा? आकर्षण के द्वारा होगा, यानी कि ये वाला सिरा साउथ बनेगा और पीछे वाला नॉर्थ बनेगा, यानी कि धारा की दिशा क्या हो जाएगी? क्लॉकवाइज हो जाएगी, दक्षिणावर्त हो जाएगी। इसमें वामावर्त दिशा है तो ये दक्षिणावर्त हो गई, यानी कि क्लॉकवाइज दिशा हो गई। तो धारा की दिशा बदल गई। क्यों? क्योंकि इसके दूर जाने का विरोध आकर्षण से होगा और इसके पास आने का विरोध प्रतिकर्षण से होगा। अब यदि हम ध्रुवता को बदल देते हैं तो क्या होगा? माना कि इसी कुंडली के इस सिरे के पास में हम दक्षिण ध्रुव लेकर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से दक्षिण के पास आने से यह सिरा दक्षिण और ये उत्तर बनेगा, यानी कि धारा की दिशा क्लॉकवाइज होगी। और इसका विपरीत यदि हम बात करें कि यदि दक्षिण को दूर ले जाएंगे तो उस स्थिति में ये उत्तर बनेगा और पीछे वाला सिरा दक्षिण बनेगा, तो ये धारा की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी।
तो किसी भी कुंडली में उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा को लेंज के नियम की सहायता से भी ज्ञात कर सकते हैं। और बहुत सिंपल सा नियम है, उस कारण का विरोध करेगा जो उसे उत्पन्न करता है, अगर सरल शब्दों में कहें तो। अब चुंबक के पास में आने से उत्पन्न हो रही है तो चुंबक के पास आने का विरोध, चुंबक के दूर जाने से उत्पन्न हो रही है तो चुंबक के दूर जाने का विरोध, धारा का मान बढ़ने से उत्पन्न हो रही है तो धारा के मान का बढ़ने का विरोध, धारा का मान कम होने से उत्पन्न हो रही है तो धारा के मान का कम होने का विरोध। तो कुल मिलाकर लेंज का नियम यह कहता है कि वह उस कारण का विरोध करती है, प्रेरित धारा उस कारण का विरोध करती है जो उसे उत्पन्न करता है। तो ये सीधा सीधा लेंज का नियम कहलाता है और इसकी सहायता से हम उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा के बारे में बात कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का संबंध क्या है लेंज के नियम से। तो आप देखिए कि जब किसी कुंडली के पास में चुंबक को लेकर आते हैं तो कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अब विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है यानी कि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि न तो हम ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस कुंडली में, इस तार में जो विद्युत धारा उत्पन्न हुई, ये कहाँ से आई? ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। अब यहाँ तो ये अकेला पड़ा हुआ है, ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा है, तो इसमें विद्युत ऊर्जा कहाँ से आ गई? तो लगता है कि भाई ऊर्जा संरक्षण का विरोध हो रहा है यहाँ तो लेंज का नियम कहता है कि नहीं भाई, ऊर्जा संरक्षण का विरोध नहीं है, ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप है। अब आप देखिएगा कि ये उत्तर ध्रुव है और ये हमारी कुंडली है। जब हमारा उत्तर ध्रुव कुंडली के पास आ रहा है तो प्रेरित धारा इसके पास आने का विरोध करेगी। अब पास आने का विरोध करेगी तो क्या होगा? बाह्य स्रोत को कार्य करना पड़ेगा, इसको पुशअप करना पड़ेगा पास में लाने के लिए, इस प्रकार से। तो जब हम इसे पुश करते हुए पास में लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ रहा है और वही कार्य इसमें विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो रहा है। अर्थात किसी चुंबक को यदि हम पास में लेकर आ रहे हैं तो हमारे द्वारा किया गया कार्य इस कुंडली में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। क्लियर हो गया? यदि हम चुंबक को दूर ले जा रहे हैं तब भी विरोध हो रहा है। तब भी विरोध कैसे हो रहा है? कि वो आकर्षित कर रही है। अब आप दूर ले जाना चाहते हो तो आपको कार्य करना पड़ेगा। जब आप कार्य करोगे तो वही कार्य फिर इसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, रूपांतरित हो जाएगा। तो इस प्रकार से चुंबक को पास में लाना या दूर ले जाना, दोनों स्थितियों में हमें कार्य करना पड़ेगा और जो कार्य हम करेंगे वही कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होगा। अर्थात लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या करता है। क्लियर? बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। कई बार इस प्रकार से पूछा जाता है कि लेंज का नियम लिखो तथा बताओ कि यह ऊर्जा संरक्षण के अनुरूप है। अब आइए बात कर लेते हैं गतिज विद्युत वाहक बल के बारे में कि गतिज विद्युत वाहक बल कितना होता है ना? इसके लिए हम एक काम करते हैं। कल्पना करो कि हमारे पास में एक तार है इस प्रकार का, जिसका आकार यू शेप में है, बड़ा सा यू शेप बनाता है और इस तार को हमने एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रख दिया है। ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। जब क्रॉस लगाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर की ओर है। अर्थात यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और तार इसमें इस प्रकार से रखा हुआ है। अब हम एक काम करते हैं कि इस तार के साथ में एक चलायमान तार और रख देते हैं। ये तो फ्रेम है और इसके ऊपर हमने एक तार रख दिया और यह तार इसके ऊपर गति कर सकता है। तो माना कि अभी इस स्थिति के अंदर इसकी लंबाई और चौड़ाई अगर ले लें अपन तो माना कि इस तार की लंबाई L है, ये वाली लंबाई, और यहां से यहां तक की जो दूरी है ये x है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान b है। तो अभी इस स्थिति के अंदर यानी कि यदि इसे हम नाम दे दें A, B, C और D, तो ABCD में अगर बात करें तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना है? चुंबकीय फ्लक्स का मान है B इंटू L इंटू एक्स, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। तो ये चुंबकीय फ्लक्स का मान हो गया। यहां पर डॉट की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि क्षेत्र सदिश जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के साथ शून्य कोण बनाता है, तो शून्य कोण बनाने से बी ए कॉस 0 1, तो इतना चुंबकीय क्षेत्र इस स्थिति में है। अब माना कि ये v वेग से गति कर रही है, किधर? अंदर की ओर, और कुछ समय के बाद में ये नई स्थिति यहाँ आ जाती है और यहाँ आने में इसने dx दूरी तय कर ली। ये जो दूरी है ये कितनी है?
dx है। ये यहाँ से अब यहाँ आ गई, इसकी नई पोजीशन हो गई है c डैश और d डैश। तो अगर हम a b c डैश d डैश की बात करें तो अब फ्लक्स का मान जो है वो भी बदल गया है और फ्लक्स का मान फाई डैश हो गया है और फाई डैश का मान चुंबकीय क्षेत्र b है, लंबाई तो l है परंतु चौड़ाई जो है वो बदल के क्या हो गई है, x माइनस dx हो गई है। ये वाली दूरी कितनी बची, अब x में से dx कम हो गई तो x माइनस dx, ये हो गया नया फ्लक्स। अब फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो निश्चित रूप से इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। हमने कहा है कि यदि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब आप पहले तो पता लगाओ कि फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ है, माना कि फ्लक्स में परिवर्तन d फाई हुआ है तो d फाई b बराबर कितना हो जाएगा, b इंटू एल इंटू dx। चाहो तो अंतिम माइनस प्रारंभिक करो तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, कोई खास बात नहीं है ना। तो इतना फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, माना कि ये फ्लक्स में परिवर्तन dt समय में हुआ है तो d फाई b बटे dt बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी एल dx बटे dt। और dx बटे dt क्या है, विस्थापन बटा समय वेग हो गया। तो ये अगर v वेग से गति करती है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस बी एल वी। और फैराडे का नियम कहता है, फैराडे का नियम है E बराबर माइनस डी फाई बटे डी टी। तो इसका मतलब ये डी फाई बाई डी टी किसके बराबर है, E के बराबर है, यानी कि E बराबर हो जाएगा बी एल वी। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल को व्यक्त करेगा, अर्थात इसके सिरों पर इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा जिसका मान होगा B, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर करेगा, इसकी लंबाई पर निर्भर करेगा L पर, और वेग V पर निर्भर करेगा किस वेग से यह गतिशील है। यदि हम इस परिपथ का प्रतिरोध R ले लें तो उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा का मान हो जाएगा E अपॉन R, यानी कि BLV बटे R। इससे प्रकट कर देंगे तो इतनी प्रेरित धारा उत्पन्न होगी इस परिपथ के अंदर। ठीक, तो कुल मिलाकर यह हुआ कि गतिक विद्युत वाहक बल, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई तार इस प्रकार से गति कर रहा है जिसके कारण से फ्लक्स में परिवर्तन होता है किसी क्षेत्र से संबंधित, तो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और उस उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान BLV के बराबर होगा। तो आज इस वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। अगले वीडियो